हेलो टू ऑल, वेलकम टू लर्नर सारथी चैनल। तो आगे बढ़ाते हैं पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये है हमारी 26 थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, और वहाँ पे जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे सॉल्व्ड। तो ये क्लासेस हैं बेस्ड ऑन नीलेट ओ लेवल सिलेबस प्लस CCC सिलेबस, और ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की जहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया हुआ है और इस सब्जेक्ट में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया है तो कमेंट बॉक्स इज़ अवेलेबल, वहाँ पे आप अपने डाउट को बता सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, ये सब कर चुके हैं हम। अब बढ़ेंगे आगे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी कल ऑन टेलीग्राम चैनल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, और कंप्लीट PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। वेरिएबल्स हम पढ़ चुके हैं, लिटरल्स पढ़ चुके हैं, हम कॉन्स्टेंट्स भी पढ़ चुके हैं, टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे printf एंड scanf की। तो printf और scanf दो अलग अलग फंक्शंस है, क्या इनका यूसेज है और किस तरीके से आप इन्हें यूज़ करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर printf और scanf के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, यहाँ से अक्सर MCQ क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द printf एंड scanf फंक्शंस आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं printf और scanf फंक्शंस का, ठीक है। बोथ फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। तो ये बात आप याद रखिए कि printf और scanf पहले से ही बने बनाए इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस है, जिनकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन पहले से ही मौजूद है सी की लाइब्रेरी के अंदर। आप डायरेक्टली इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे stdio.h हेडर फाइल का, बिकॉज इसी हेडर फाइल में ये डिफाइंड है, ठीक है। तो आपको बताया था पहली ही क्लास में कि stdio का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। तो इसे इंक्लूड करते हैं हम ऐसे, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h, ये इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे आप हैश इंक्लूड के साथ, इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर। क्लियर हो गया? अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर printf फंक्शन के साथ। द printf फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट। तो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं printf फंक्शन का, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि printf फंक्शन किस लिए यूज में आता है, तो आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं printf फंक्शन का। तो मैं इसे कर देती हूँ हाईलाइट, printf फंक्शन, ठीक है। आउटपुट के लिए इसका हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। तो जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पर, उसके लिए आपको printf फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द सिंटेक्स ऑफ द printf फंक्शन इज गिवन बिलो। तो नीचे printf फंक्शन का सिंटेक्स गिवन है, printf लिखा, इसके बाद जो ब्रैकेट्स होते हैं इसे हम बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर क्या आती है, आर्ग्यूमेंट्स आती है। तो यहाँ पे पहले जो आपका डबल कोड्स है उसके अंदर आएगी फॉर्मेट स्ट्रिंग या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। जो आप चाहते हो प्रिंट करना वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जिस भी वेरिएबल को आप चाहते हो प्रिंट करना वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगी किस तरीके से printf को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार ऑप्शंस में क्या होगा, सिंटेक्स दे देंगे, आपसे पूछेंगे इनमें से सही सिंटेक्स कौन सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या होती है। जैसे कि %d यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, %c करते हैं करैक्टर के लिए, %s करते हैं स्ट्रिंग के लिए, %f करते हैं फ्लोट के लिए। इसे तो आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से टिप्स पे याद हो जाना चाहिए अब तक। अब देखो, scanf
भी एक बार समझ लो क्या है स्कैनएफ फंक्शन। द स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट। तो स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं इनपुट लेने के लिए। जब यूज़र को कोई इनपुट देना होता है थ्रू कीबोर्ड तो हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का, ठीक है। तो इनपुट के लिए स्कैनएफ और आउटपुट के लिए प्रिंटएफ। एक बात आपको ये याद करनी है, अब देखो इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। तो कंसोल पे जो आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे उसे रीड करता है कौन, स्कैनएफ फंक्शन। तो इसका सिंटेक्स भी क्या होता है, ऐसे होता है स्कैनएफ, इसके बाद इसके आर्गुमेंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग जो आपकी ये होती है, ठीक है। इसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको इसका सिंटेक्स समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। अगर आप इस सिंटेक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि इस पूरी स्टेटमेंट के बाद एंड में लगा हुआ है सेमीकोलन। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है। तो आपको प्रीवियस बातों का ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हुए चल रही हूँ ताकि प्रीवियस से आप कनेक्ट हो सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। तो मेरे पास ये प्रोग्राम है जिसके अंदर हम दो नंबर का सम मतलब एडिशन प्रिंट करवाएंगे अपनी कंसोल पे, या फिर आउटपुट स्क्रीन भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो ब्लैक स्क्रीन आती है तो बोलते हैं कंसोल। क्लियर हो गया। अब देखो हैश इंक्लूड stdio.h, इसको हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें पहले से ही इन बिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इंट मेन आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी प्रोग्राम आप बनाए उसके अंदर इंट मेन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वो फंक्शन है जहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन नहीं है तो एटलीस्ट एक फंक्शन तो उसके अंदर होगा ही होगा। वो कौन सा होगा, मेन फंक्शन होगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने बनाया है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई और रिजल्ट। इनको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। अब इनिशियलाइज का मतलब होता है कि इनके अंदर क्या है, 0 वैल्यू है। तो मेमोरी जो होती है आपकी रैम, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स बन जाएंगे। एक बन जाएगा x, एक बन जाएगा y और एक बन जाएगा रिजल्ट। ये तीनों है इंटीजर टाइप के, मतलब आप इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने x में डलवा दिया है 0, y में डलवा दिया है 0 और रिजल्ट में भी आया है 0, ठीक है। 0 0 एंड 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ किया हमने एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे समझना इस सिंटेक्स में आप चाहें तो प्रिंट एफ के साथ फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर ना भी यूज़ करेंगे तो जो भी स्टेटमेंट आप देंगे डबल कोट्स में वो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको, जस्ट अ मिनट। देखो 5th जो आपकी स्टेटमेंट है ये वाली, यहाँ मैंने लिखा प्रिंट एफ और इसके ब्रैकेट मतलब इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर। तो प्रिंट एफ फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर या आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो भी मैं डबल कोट्स में लिखूंगी वो एज इट इज़ आपको कंसोल स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। इसलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर आया हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब देखो मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। इसके बाद मैं चाहती हूँ जैसे ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिखाई दे तो यूज़र कोई फर्स्ट नंबर एंटर करवा पाए। तो आपको बताया था कि इनपुट लेने के लिए यूज़र से आपको स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 स्टेटमेंट के अंदर स्कैनएफ का इस्तेमाल किया है। अब क्योंकि जो मेरा x है, जो x मेरा वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का, तो आपको बताया हुआ है पहले से ही कि इंटीजर के लिए %d फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्कैनएफ, फिर इसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर। ये बात याद रखना कि फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलो या फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलो एक ही बात है, इसको आपको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है वरना एरर आएगी, ठीक है। कॉमा लगा के वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट जिसके अंदर आप इनपुट करवाना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो स्कैनएफ है डबल कोट्स के अंदर %d क्यों आया है, क्योंकि x क्या है, इंटीजर टाइप का है। जिस भी वेरिएबल के अंदर आपको इनपुट लेनी है वैल्यू, उसको आप क्या करेंगे, एड्रेस x लिखेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस क्यों लिखा है आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7th,
printf एंटर सेकेंड नंबर, तो आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिख जाएगी एंटर सेकेंड नंबर। फिर यहाँ पे स्कैनफ करके %d एड्रेस ऑफ y, तो अब y के अंदर आप जो वैल्यू एंटर करेंगे कीबोर्ड से y में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे x में वैल्यू आ गई, यहाँ पे y में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपके दोनों के दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज असाइन हो गई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने इनके अंदर डाला हुआ है 0 0, लेकिन जब यूज़र ने वैल्यू चेंज करी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो मैंने x और y को ऐड करवा के रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसका रिजल्ट जो आंसर है वो स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब प्रिंटफ किया। अब आप नोटिस करना इस वाले सिंटेक्स को, ठीक है, प्रिंटफ वाले को देखो, यहाँ मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स, तो जो भी मैं डबल कोट्स के अंदर लिखती हूँ प्रिंटफ के अंदर वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा, तो सम ऑफ 2 नंबर्स प्रिंट होगा। इसके बाद यहाँ %d लगाया है, कॉमा लगा के रिजल्ट, तो यहाँ पे नोट करो, देखो यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग है और इसके बाद कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट लिस्ट, तो यहाँ पे %d मेरी फॉर्मेट स्ट्रिंग है। जो रिजल्ट वेरिएबल में स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहती हूँ वो इंटीजर टाइप का है ना, तो इसलिए मुझे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आंसर जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगा। जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू आई है ऐड करने पर x और y को, वो स्क्रीन पर शो नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद एंड में रिटर्न 0 करना होता है, आपको बताया है क्यों करते हैं रिटर्न 0, ठीक है। इसके बाद सबसे एंड में आपको जो आपने ये ब्लॉक खोला था उसे आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद सेव करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, रन कर देंगे। अब जैसे आप रन करेंगे आपके स्क्रीन पर जो कंसोल है उस पर ये दिखाई देगा, देखो एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद यहाँ पर कर्सर ऐसे ब्लिंक करेगा ऐसे करके, ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, अपने कीबोर्ड से नंबर डाल देगा जो वो चाहता है फर्स्ट नंबर में डालना। तो मान लो मैंने कीबोर्ड से 9 प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे 9 आ गया। इसके बाद जैसे आप 9 प्रेस किया तो स्कैनफ चल गया, इसके बाद जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आ गया तो अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा एंटर सेकेंड नंबर, बिकॉज प्रिंटफ चल गया तो प्रिंटफ में जो लिखा हुआ है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर, इसके बाद फिर से जो कर्सर है वो यहाँ ब्लिंक करेगा, तो मैंने अब कीबोर्ड से फिर से 9 यहाँ पर टाइप कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी ये वाली, रिजल्ट ये अंदर हो जाएगा, रिजल्ट में जो इनको ऐड करके आएगा वो आ जाएगा इसके अंदर। फिर चलेगी प्रिंटफ, तो जो आप प्रिंटफ में लिखेंगे सिर्फ वही आपको दिखाई देगा, और स्कैनफ में सिर्फ आप इनपुट दे पाएंगे, इसके अलावा जो भी कुछ हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंटफ चलेगा सम ऑफ 2 नंबर्स, तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ 2 नंबर्स। इसके बाद %d तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये कॉलन है, और जो रिजल्ट आप चाहते हो प्रिंट करवाना इसके लिए मैंने %d लगाया हुआ है। तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो इस %d की वजह से यहाँ पर शो हो जाएगी। तो 9 + 9 यहाँ पर x 9 था प्लस y 9 था, ऐड करने पे आया 18 वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो चुकी थी, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा ली। एक बार यहाँ समझ लो, जब यूज़र ने पहली बार क्या किया, एंटर फर्स्ट नंबर, तो स्कैनफ से उसने %d, अब ये एड्रेस का मतलब क्या है पहले ये समझो। देखो यहाँ पे द स्कैनफ %d एड्रेस x स्टेटमेंट रीड्स अ इंटीजर नंबर फ्रॉम द कंसोल एंड स्टोर्स द गिवन वैल्यू इन द x वेरिएबल। जैसे ही आप 6 स्टेटमेंट को चलाएंगे तो क्या होगा, जो आपका स्कैनफ फंक्शन है वो एक इंटीजर नंबर को रीड करेगा कंसोल से, जो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। क्योंकि %d लगा हुआ है इसलिए आप इंटीजर नंबर ही डाल पाएंगे। तो इंटीजर नंबर आपने डाला और कंसोल से वो एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद उसको स्टोर करा गया x वेरिएबल के अंदर, बिकॉज मैंने एड्रेस ऑफ x लिखा था, तो जिस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ दूंगी उसी वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नोटिस करो एक चीज़ यहाँ पर, दैट वी हैव यूज्ड एड्रेस ऑफ x, इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ, क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ, ठीक है। Notice that we have used address of x inside scanf. It is because address of x gets the address of x and the value entered by the user is stored in that address.
अब देखो एक बात समझो, यहाँ पे एड्रेस का मतलब क्या है कि x जो वेरिएबल है इसके एड्रेस पे जाकर आप उस वैल्यू को स्टोर करो। तो मेमोरी में क्या होगा, मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ। ये पहला एग्जाम्पल समझा रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है मुझे, वरना मैं काफ़ी फास्टली आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है इसलिए आराम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखो वैल्यूज़ तो यहाँ पे लिखे रखते हैं, 0 थी, 0 थी और 0 थी। इसके बाद यहाँ पर चेंज करते हैं कलर। देखो जैसे ही पहले इसके अंदर 0 स्टोर था, आप जानते हैं, यहाँ पर जैसे ही यूज़र ने 9 एंटर किया या फिर कोई और नंबर एंटर किया तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होके 9 आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि x के एड्रेस पे हम गए, यहाँ मान लो इसका एड्रेस है 5 6 7 8, ठीक है। तो मेमोरी में हर एक सेल का एक एड्रेस होता है ना, एक ब्लॉक का एड्रेस होता है ना, तो उसी ब्लॉक पर हमने क्या किया, x वेरिएबल को बना दिया और वहाँ पर हमने अब 9 को स्टोर करवा दिया। सिमिलरली जब एंटर सेकंड नंबर आएगा तो y के एड्रेस पे जाके, मान लो इसका एड्रेस है 5 6 8 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि y में जाकर वो आपका नंबर अपडेट हो गया, तो यहाँ मैं 9 डलवा दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब जब रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई हुआ तो इस स्टेटमेंट के बाद x और y ऐड होकर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में चले गए। तो x और y जब ऐड हुए तो यहाँ पर 18 अपडेट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने सिंपली प्रिंटफ करवा दिया सम ऑफ टू नंबर्स परसेंटेज डी रिजल्ट। तो रिजल्ट में जो वैल्यू है वो मैंने परसेंटेज डी लगाकर, मतलब इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं ना इसको, तो रिजल्ट क्या आपका इन टाइप का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी लगा दिया और जो वैल्यू 18 थी यहाँ पर वो आपको स्क्रीन पर शो हो गई एज अ रिजल्ट। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो एड्रेस ऑफ एक्स का मतलब यही है बेसिकली, जिस भी वेरिएबल में आप चाहते हैं उस वैल्यू को स्टोर करना, वो वैल्यू उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट थी ये प्रिंटफ वाले, द प्रिंटफ सम ऑफ टू नंबर परसेंटेज डी रिजल्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा सम ऑफ टू नंबर्स ऑन द कंसोल। तो ये स्टेटमेंट फाइनली जो सम ऑफ टू नंबर्स है ये प्रिंट कर देगा कंसोल पे। तो हमारा प्रोग्राम क्या था कि 2 नंबर के सम को प्रिंट करना, तो यहाँ पे आप कोई भी 2 नंबर डाल सकते हो, जैसे कि 7 और 8 डाल दिया या फिर 62 और 75 डाल दिया। तो कोई भी 2 नंबर, चाहे वो 3 डिजिट के हो, 2 के हो, 1 के हो, आप यहाँ पे डालकर सम करवा के प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो कमेंट में बता देना, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे और यहाँ बात करेंगे एक दूसरे एग्जाम्पल की। अभी तक हमने बात करी है इंटीजर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लोट और डबल की। फ्लोट और डबल में अगर आपको इनपुट और आउटपुट लेना है तो कैसे लेंगे, देखो यहाँ बहुत सिंपल है, ये आपको पता है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब देखो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ये टाइप होता है, क्या होता है, डेटा टाइप, पढ़ा है आपको पहले, डेटा टाइप है ये। इसके बाद ये वेरिएबल का नाम है, क्या है ये, वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो फ्लोट टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है num1, ठीक है। तो मेमोरी में एक बन गया वेरिएबल जिसका नाम है num1। सिमिलरली डबल टाइप का एक वेरिएबल है num2, तो मेमोरी में डबल टाइप का एक वेरिएबल बन गया num2। क्लियर हो गया। अब देखो प्रिंटफ करवाया एंटर नंबर, तो स्क्रीन पे आ जाएगा एंटर नंबर। फिर स्कैनफ कराया परसेंटेज एफ कॉमा एड्रेस ऑफ num1, तो num1 के एड्रेस पे जाके जो वैल्यू एंटर करेगा कीबोर्ड से यूज़र वो स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैंने परसेंटेज एफ क्यों यूज़ किया है, यहाँ तो मैंने डी यूज़ किया था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो num1 है ना वो फ्लोट टाइप का है, और फ्लोट टाइप के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग जो यूज़ होती है वो क्या होती है, आप देख पा रहे हैं, परसेंटेज एफ होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज एफ लगाया गया है और एड्रेस ऑफ num1, तो num1 का जो भी एड्रेस होगा मेमोरी पे वहाँ पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे यूज़र ने डाल दिया 12.523, ठीक है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पर स्टोर हो गई 12.523। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रिंटफ चलेगा, फिर से आउटपुट आएगा एंटर अनदर नंबर, तो स्क्रीन पे आया एंटर अनदर नंबर। फिर यूज़र ने डाल दिया यहाँ पर 10.2 इस स्टेटमेंट की हेल्प से। अब यहाँ पे परसेंटेज LF
कॉमा एड्रेस ऑफ num2। अब यहाँ पे LF क्यों आया है? बिकॉज हम यहाँ पे डबल को यूज़ कर रहे हैं, तो डबल के लिए हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं %LF। तो आपको ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में सिंटेक्स वाला क्वेश्चन अगर आता है MCQ में तो दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र ने 10.2 डलवाया, तो 10.2 आ गया num2 के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली कुछ नहीं हुआ, देखो प्रिंटफ करा है हमने यहाँ पर num1। तो num1 की वैल्यू में सिंपली स्क्रीन पर आउटपुट करवाना चाहती हूँ, तो num1 इज इक्वल टू %f लिखा, यहाँ लगाया मैंने /n। अब /n क्यों लगाते हैं? न्यू लाइन के लिए, ये होती है एस्केप सीक्वेंस। आपको बताया था एस्केप सीक्वेंस आपको याद करने के लिए बोला था कि आप याद कर लीजिए, तो न्यू लाइन के लिए हम /n का यूज़ करते हैं। और ये बात याद रखिए कि ये भी डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल कोट्स, एक मिनट रुकिएगा, डबल कोट्स यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ पे ख़त्म हुए, मतलब जो /n है वो भी इस डबल कोट्स के अंदर ही है। तो यहाँ पे num1 इज इक्वल टू, तो प्रिंट हो गया, इतना हो गया प्रिंट एफ की वजह से। और %f में क्या आएगा, बेसिकली जो num1 की वैल्यू है ना वो %f के लिए यहाँ पे लगाई गई है। तो num1 में क्या है, 12.523 है, लेकिन स्क्रीन पर क्या आया 12.523000। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स प्रिंट होते हैं स्क्रीन पर, अगर हम बात करें फ्लोट की या फिर डबल की, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट ही प्रिंट होंगे, अगर 6 नहीं है तो वो 0 अपेंड करके आपको दे देगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे printf num2 मैंने प्रिंट करवा दिया इज इक्वल टू, num2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू वो कैसे आएगी, यहाँ पे num2 की वैल्यू आएगी, लेकिन कैसे आएगी, जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी क्या %LF। तो यहाँ पे 10.2 था लेकिन आया क्या 10.20000, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 0 और एक 2, तो मतलब 6 डिजिट्स यहाँ पे आती है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एंड में क्या, रिटर्न 0 और प्रोग्राम कर दिया क्लोज। तो यहाँ देख सकते हैं आप, वी यूज़ %f एंड %LF फॉर्मेट स्पेसिफाई या फॉर्मेट स्ट्रिंग कह सकते हैं। फॉर फ्लोट के लिए ये किया है और डबल के लिए हमने इसका यूज़ किया है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर इंटीजर नहीं है हमारे वेरिएबल्स तो आप किस तरीके से printf scanf का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और समझ लो क्या है, सी में अगर आपको करेक्टर या एस्काई में इनपुट आउटपुट लेना है तो कैसे आप यूज़ करेंगे printf scanf के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर का। देखिए यहाँ पे #include stdio.h int main। अब यहाँ पे करेक्टर टाइप का, ये है डेटा का टाइप, ठीक है। करेक्टर टाइप का यहाँ पे एक वेरिएबल है CHR, ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम बताया था मैंने कि आप लेटर्स, अंडरस्कोर और डिजिट्स के साथ यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन गया CHR नाम से, जो कि करेक्टर टाइप का है। क्लियर हो गया। आप देखो printf किया एंटर अ करेक्टर, तो स्क्रीन पे आ गया एंटर अ करेक्टर। अब scanf किया तो %c लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे करेक्टर टाइप के वैल्यू को चाहते हैं, ठीक है। तो %c एड्रेस ऑफ CHR, तो CHR के एड्रेस पे जो इसका एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस है 9267, लेट सपोज ये एड्रेस है, ठीक है, मान लेते हैं। एड्रेस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है मेमोरी का, ठीक है। तो इस वाले एड्रेस पे जाकर जो भी %c के अंदर वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा थ्रू कीबोर्ड वो आ जाएगी। तो मान लो यूज़र ने G लेटर को इनपुट करवाया, ठीक है, तो इसके अंदर G स्टोर हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे // है, व्हेन %c इज यूज्ड अ करेक्टर इज डिस्प्लेड। तो यहाँ पे एक डाउट ले लेते हैं, कमेंट में एक डाउट आया था कि // से तो हम सिंगल लाइन कमेंट को लिखते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे है // यहाँ पे लिख देती हूँ // आप देखते हैं कीबोर्ड के अंदर 2 टाइप के स्लैश होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो जब हम 2 बार मतलब डबल बार फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो सी प्रोग्रामिंग में वो माना जाएगा सिंगल लाइन कमेंट, इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से 2 बैकवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे तो डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, तो ये बन जाएगा एस्केप सीक्वेंस। किसका बनेगा एस्केप सीक्वेंस, ये
आपको पढ़ाया हुआ है मैंने पहले से ये बनेगा बैक स्लैश का एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, एक मिनट। तो यहां पर बैक स्लैश का ये एस्केप सीक्वेंस होता है। तो अगर आपको इस तरीके से बैक स्लैश चाहिए अपने स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको उसके लिए इस तरीके से ये वाली एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस जितने भी होती है वो आपकी बैकवर्ड वाले स्लैश के साथ ही स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज स्लैश एन है, ठीक है, या फिर स्लैश टी है, तो ये इस तरीके से होगी। ठीक है, लेकिन डबल फॉरवर्ड स्लैश जो होंगे वो आपके आते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो ये डाउट था, तो प्लीज़ इसे क्लियर कर लेना यहीं पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया है, जब हम परसेंटेज सी का यूज़ करेंगे तो करेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये बन गया कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, जिसे कंपाइलर इग्नोर कर देगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया प्रिंटएफ का, ब्रैकेट में लिखा है यू एंटर्ड परसेंटेज सी स्लैश एन कॉमा CHR। तो यहाँ पे क्या हुआ, यू एंटर्ड के बाद यहाँ पर जो परसेंटेज सी है ये किसके लिए आया, ये आया CHR के लिए। मतलब CHR में जो वैल्यू है वो परसेंटेज सी की हेल्प से स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो CHR में क्या है, जी है ना, तो जी वाली वैल्यू यहाँ पर शो हो गई। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज सी का इस्तेमाल किया था इसीलिए करेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज सी ना करके परसेंटेज डी करना है तो क्या आ जाएगा स्क्रीन पे, देखते हैं। When percentage D is used, ASCII value is displayed। तो ASCII वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी जब मैं परसेंटेज D का इस्तेमाल करूँगी। तो ASCII वैल्यू इज़ परसेंटेज D, CHR। तो CHR में जो भी करेक्टर होगा उसकी ASCII वैल्यू जो होगी वो परसेंटेज D मतलब इंटीजर जो होता है उसकी हेल्प से यहाँ पर दिखाई देगी। तो 103 होती है G की ASCII वैल्यू। ASCII वैल्यू क्या होती है अभी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद रिटर्न 0 और बंद कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम करेक्टर और ASCII को इनपुट आउटपुट करा के दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे When a character is entered by the user in the above program, the character itself is not stored. Instead, a integer value ASCII value is stored. तो ये बात आप याद रखिए, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया इस तरीके से। एक मिनट, जब भी हम कोई भी करेक्टर एंटर करते हैं तो वो उस वेरिएबल के अंदर एज अ करेक्टर स्टोर नहीं होता, वो ASCII वैल्यू की तरह ही स्टोर किया जाता है। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने जी बता दिया, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जी नहीं आया होगा, यहाँ पर 103 ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमेशा जो करेक्टर आप एंटर करते हैं उसकी ASCII वैल्यू ही उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होती है। ठीक है, एंड व्हेन वी डिस्प्ले दैट वैल्यू यूजिंग परसेंटेज सी टेक्स्ट फॉर्मेट द एंटर्ड टेक्स्ट इज डिस्प्लेड। और जब आप उसे परसेंटेज सी के साथ डिस्प्ले कराएंगे तब उसकी करेक्टर वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे जी दिखाई दिया है। तो मैंने यहाँ पे जब जी एंटर किया था तो यहाँ पे स्क्रीन पे तो हमें जी दिखा, लेकिन जो वेरिएबल था ना हमारा CHR उसके अंदर 103 ही स्टोर होता है, हमेशा ये बात समझ लीजिए। ठीक है, और अगर मैं परसेंटेज D का इस्तेमाल करूँगी तो मुझे उस करेक्टर की ASCII वैल्यू दिखाई देगी स्क्रीन पे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। अब ASCII होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQ में पूछी जा चुकी है। फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक पॉइंट और है यहाँ पे, ASCII से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्या बनता है, आपसे ये पूछ लेंगे कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं A to Z या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं कैपिटल A से कैपिटल Z, इनका ASCII कोड आपसे पूछ सकते हैं। तो आप याद कर लीजिए कि स्मॉल A का होता है 97 से 122, मतलब इस तरीके से A का 97, फिर B का होता है 98, C का होता है 99 एंड सो ऑन अप टिल Z तक। स्मॉल Z का होता है 122 और यहाँ पे कैपिटल A का होता है 65 से शुरू होता है और ये 90 तक जाता है। तो आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कैपिटल A 65 हो गया,
ऐसे ही कैपिटल बी आपका हो गया 66, तो एक एक करके ये बढ़ता रहता है। कैपिटल सी हो गया 67, इस तरीके से अप टिल कैपिटल जेड दैट इज़ 90। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ जी का क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए का है 97, तो बी का कितना होगा 98। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि ए और जी में कितना गैप है, उस गैप के अकॉर्डिंग भी आप इसमें ऐड करके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे 99 आएगा, डी का हो गया आपका 100, ठीक है। ऐसे ई एफ जी और एच, तो यहाँ पर हो गया 101 102, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जी का स्काई कोड आया 103, और यही हमको अपने आंसर में भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जी का 103 होता है। तो आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्काई कोड ऑफ लेटर एफ, तो आपको ऑप्शन दे देंगे 107 102 109 97, तो आपको ऑप्शन टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद कर लो कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में आपका जो डिफरेंस होता है वो होता है 32 का। जैसे देखो, अगर मैं स्मॉल ए में 97 होता है, ठीक है, 97 में से अगर मैं 32 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा 65 ही तो आएगा, और ये किसका होता है, ये होता है कैपिटल ए का। सिमिलरली अगर बात करें सी की बात करो, सी होता है आपका, यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे आप, यहाँ देख लो, सी होता है आपका, ये स्मॉल सी है 99 होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम करते हैं -32, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9, ये आ गया 7 और ये आ गया आपका 67, तो ये आपका होता है कैपिटल सी। तो इन दोनों अल्फ़ाबेट्स के अंदर 32 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बढ़ रहे हैं आगे और यहाँ बात करेंगे सी ऑपरेटर्स की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सी में ऑपरेटर्स पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है। और प्रीवियस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, देख लो यहाँ पे। होता क्या है ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल है जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक, लॉजिकल, बिटवाइज एक्सेट्रा। तो सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए यूज़ में आते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए अलग ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल के लिए अलग है, बिटवाइज के लिए अलग है, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स को कैटेगरीज में बांटा गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, मेनली सभी ऑपरेटर्स इसके अंदर लिख दिए मैंने। जैसे कि यहाँ पर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और मिसलीनियस ऑपरेटर या फिर अदर ऑपरेटर्स भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसका सिंबल होता है इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क और 2 कॉलन। इस वाले ऑपरेटर को हम आज नहीं कवर कर पाएंगे बिकॉज इसको मैं आपको करवाऊंगी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। आज हम करेंगे ये बाकी के बचे हुए ऑपरेटर्स। आज की क्लास में मुझे काफ़ी कुछ करवाना है, इसलिए क्लास लंबी हो सकती है, तो आपको ध्यान से पूरी क्लास देखनी है बिकॉज ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगी लेकिन सब कुछ पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ऑपरेटर्स, बस आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, जैसे कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स पर हम यूज़ करते हैं किसका, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पर ये सारे होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहला है आपका एडिशन, इसे हम यूनरी प्लस भी कह सकते हैं। फिर है माइनस, जिसे हम सब्ट्रैक्शन और यूनरी माइनस भी कह सकते हैं। इसके बाद है मल्टीप्लाई, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्टार है ये। इसके बाद डिवीजन के लिए डिवाइड है, एंड देन यहाँ पे है आपका परसेंटेज है, लेकिन इसे बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्यू डिवीजन बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर डिवीजन करने से हमें मिलता है रिजल्ट में क्वेश्चन। क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे एज अ रिजल्ट।
और मॉड्यूलो डिवीजन करने पे यहाँ हमें एज अ रिमाइंडर आंसर मिलता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने पर वो आपको मिलेगा मॉड्यूलस करने पे। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, वर्किंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। अब यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर है एक वेरिएबल a है, एक b है, एक c है। a में 9 है, b में 4, c में कुछ भी नहीं है। c इज इक्वल टू a प्लस b कर दिया, मतलब 9 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पे, कमेंट करके मान लो हम 13 यहाँ पे बता समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ प्रिंट एफ करवाया है a प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो a प्लस बी जो आंसर आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे जो आंसर है c के अंदर वो आपको दिखाई देगा परसेंटेज डी की हेल्प से, बिकॉज सब क्या है इन टाइप के है। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट c इज इक्वल टू a माइनस बी। तो a में से b गया, मतलब कितना आ गया, 9 माइनस 4 5। तो यहाँ पर इसे हमने प्रिंट करवा लिया, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे c इज इक्वल टू a स्टार b, मतलब मल्टीप्लाई करवाया हमने यहाँ पर। तो a स्टार b इज इक्वल टू परसेंटेज डी और यहाँ पर c। तो देखो यहाँ पर आ गया a स्टार b का आंसर कितना हो गया, 9 4 जो होता है 36। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, इस स्लैश n से हो क्या रहा है। स्लैश n से ये हो रहा है कि जैसे ही हम c की वैल्यू जब प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पर, उसके बाद न्यू लाइन से हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ वाली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर नहीं लगाएंगे स्लैश n तो ये इसके आगे से ही दिखाई देने शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हर स्टेटमेंट के अंदर स्लैश n आपको लगा के दिखाया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये हो गया, अब है डिवीजन। तो c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, प्रिंट एफ a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन c। तो यहाँ पर डिवाइड जब मैं करूँगी 9 डिवाइड बाई 4, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो 4 2 जा होता है आपका कितना, 8। देखो यहाँ पर समझो, अगर मैं डिवाइड करती हूँ इससे, तो 4 2 जा होता है मेरा 8। इसके बाद यहाँ बच गया 1, पॉइंट लगा के यहाँ आएगा 0, फिर से यहाँ पे आएगा 2 8, यहाँ बचेगा 2 20 हो गया, और यहाँ पे जाएगा ये 5 पे। तो 2.25 इसका आंसर होगा। लेकिन क्योंकि हमारा जो c है, तो c के अंदर बेसिकली डिवाइड करने पर क्या आया, जब मैंने c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b किया, मतलब 9/4 किया, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 2.25। लेकिन स्क्रीन पे तो आंसर सिर्फ 2 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो c है ना वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप। इसीलिए c के अंदर सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ही स्टोर होगा, जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो स्टोर नहीं हो पाया। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज f लगाती और यहाँ पर c बनाती फ्लोट टाइप का, तो उस केस में यहाँ पे 2.25 ही आता। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, तो अब देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू a परसेंटेज b, मतलब मॉड्यूलो डिवीजन यहाँ पे हमने किया है। तो प्रिंट एफ रिमाइंडर व्हेन a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू परसेंटेज d। तो जब हम a को डिवाइड करेंगे b से, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना आपका, वो इस बार c में आएगा और परसेंटेज d की हेल्प से वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने जब देखा था, जब मैंने डिवाइड किया था 9 को 4 से, तो 4 2 जो होता है 8, 1 बच गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ना, ये 1 बचा है, यही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर व्हेन a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आपको c के अंदर वैल्यू मिल गई। इस तरीके से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को स्क्रीन पर दिखाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन नॉर्मल कैलकुलेशन। तो यहाँ मैंने यही पॉइंट मेंशन कर दिया आपके लिए कि 9 डिवाइड बाय 4 आता है 2.25, लेकिन आउटपुट में सिर्फ 2 आया। क्यों आया? क्योंकि a और b दोनों वेरिएबल्स जो थे ना आपके, ये थे इंटीजर टाइप के, ठीक है। तो इसीलिए आपको आउटपुट भी मिला इंटीजर के अंदर। द कंपाइलर नेग्लेक्ट्स अ टर्म आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड शोज द आंसर 2 इंस्टेड ऑफ 2.25। जो आपके a और b वेरिएबल्स थे, ये भी आपके थे इंटीजर टाइप के, और जो c था वो भी आपका था इंटीजर टाइप का। इसीलिए कंपाइलर ने क्या किया, इग्नोर करा डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट्स को, और सिर्फ 2 ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया। अब यहाँ देखो, द मॉड्यूलो ऑपरेटर परसेंट कंप्यूट्स द रिमाइंडर। तो ये कंप्यूट करता है रिमाइंडर को। जब हमने a 9 जो था उसे डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आया 1। तो अब एक चीज़ यहाँ नोट करना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, द मॉड्यूलो ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड विद इंटीजर्स, ठीक है। a और b दोनों क्या थे, इंटीजर थे ना,
इसीलिए आप इसे लगा पाए। अगर एक भी फ्लोट होता तो आप इसे नहीं लगा पाते, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा मार्केट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे कि मॉडुलस ऑपरेटर किस टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं, इंट के साथ, फ्लोट के साथ, डबल के साथ या फिर करेक्टर के साथ। आपको बताना पड़ेगा वहाँ पर कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के साथ ही मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। सी में रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, और कितने होते हैं, आपको इनके काउंट को भी याद करना है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था ना वो काउंट से ही आया था। तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो तो होते हैं आपके कितने, 5 होते हैं। इनका काउंट यहाँ लिख देती हूँ, 5 होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इनके काउंट से क्वेश्चन आया था मार्केट इंपॉर्टेंट। जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिलेशनल ऑपरेटर के काउंट कितने होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बना था। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर से ही क्वेश्चन बना था। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 होते हैं आपके टोटल कितने, रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अ रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। तो जिन भी दो ऑपरेंड के बीच में आपने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया होगा वो क्या करेगा, वो बेसिकली चेक करेगा कि उन दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। इफ़ द रिलेशन इज ट्रू, अगर रिलेशन ट्रू हुआ तो आंसर मिलेगा 1, अगर रिलेशन फॉल्स हुआ तो आंसर मिलेगा 0। अब रिलेशन क्या होता है अभी बताएंगे। देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर और लूप्स के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, क्या, डिसीजन मेकिंग और लूप्स ही पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और इस क्लास के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी एरेज एंड देन पॉइंटर्स, फिर स्टोरेज क्लास, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो इतना सिलेबस हमें कवर अप करना है सी लैंग्वेज का, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स एक एक करके। पहला है इक्वल टू। यहाँ पर 2 इक्वल के सिंबल आते हैं लेकिन इसे बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो देखो 5 = 3 है क्या, नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे आंसर जो होता है ना वो या तो 0 आता है या तो 1 आता है। जैसे कि आप देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या हो रहा था, जो भी आंसर आ रहा था, जैसे कि 9 + 4 13 आ गया, a - b 5 आ गया, a × b 36 आ गया। तो यहाँ पे आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आंसर 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। कहाँ पर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर। तो या तो आंसर होगा ट्रू या तो आंसर होगा फॉल्स। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इसका आउटपुट होता है, इन ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है। तो या तो होता है ट्रू या तो होता है फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू तो यहाँ पे आपको दिखने वाली है नहीं। तो ट्रू का मतलब होता है आपको स्क्रीन पर 1 मिल जाएगा और फॉल्स मतलब स्क्रीन पर 0 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पे 5 3 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो मतलब आंसर आ गया 0। अब यहाँ पे है सेकंड ग्रेटर देन। तो आप जानते हैं ये सिंबल है ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे 5 > 3 है क्या, बिल्कुल है। 5 बड़ा है 3 से तो आंसर आ गया 1। लेस देन मतलब ये सिंबल होता है। 5 छोटा है 3 से क्या, नहीं है। तो आंसर क्या आ गया 0। आगे देखो यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू। तो इस तरीके से होता है नॉट, ये होता है इक्वल टू, ठीक है। तो 5 ≠ 3 है क्या, बिल्कुल ठीक बात है। 5 3 के इक्वल तो नहीं होता, तो आंसर आ गया 1। ये ट्रू हो गया ना स्टेटमेंट, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। एक चीज़ और समझना यहाँ पे, ये आपका ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है। तो जिनके बीच में आप ऑपरेटर को लगाएंगे वो कहलाएंगे ऑपरेंड। क्लियर हो गया। तो ये होते हैं आपके ऑपरेंड। यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, ऑपरेंड। यहाँ पे 2 ऑपरेंड है, 5 भी एक ऑपरेंड है और 3 भी एक ऑपरेंड है। बीच में हमने लगाया ऑपरेटर, इसका नाम है नॉट इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर ही होता है। क्या 5 बड़ा है या फिर इक्वल है 3 से, तो 5 इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 1, ठीक है। इनमें से अगर एक भी ट्रू हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू में से, या तो ग्रेटर या फिर इक्वल हो, दोनों में से एक ट्रू तो आंसर ट्रू, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, 5 3 से छोटा है या फिर इक्वल है, ना छोटा है ना इक्वल है, तो ये क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फास्टली पढ़ लो। देखो तो यहाँ पर फास्टली देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो देखो बहुत आसान है, क्या है, 3 यहाँ वेरिएबल्स है, ए है, बी है, सी है। ए में 5, बी में 5, सी में 10 है, ठीक है। अब देखो प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में %d
इक्वल टू परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी स्लैश एन। तो यहाँ पे ये किस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, देखो यहाँ पर ए है, बी है और ए इक्वल टू बी है। देखो यहाँ पर जो परसेंटेज डी पहला वाला है ये मैंने ए के लिए यूज़ किया है, दूसरा वाला यूज़ किया है बी के लिए और तीसरा यूज़ किया है इस वाले के लिए, ठीक है। तो देखो परसेंटेज डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी, तो ए क्या है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। इसके बाद इक्वल टू का जो सिंबल है वो आ गया। इसके बाद परसेंटेज डी ये वाला किसके लिए, बी के लिए, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर मैंने लिख दिया, ये वाला बी क्या है 5 है तो ये भी 5 हो गया, ठीक है, यहाँ 5 आ गया इस तरीके से। इसके बाद इस था तो इस आ गया। इसके बाद यहाँ परसेंटेज डी था, ये परसेंटेज डी किस लिए, इस वाले के लिए, तो ए इक्वल टू बी है क्या 5 इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आंसर आपको 1 मिल गया। आप देख रहे हो जैसे ही इसे इवेल्युएट करा गया तो इसका आंसर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। एक और देखो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी स्लैश एन। तो यहाँ पर आया 5 इक्वल टू 5 इज परसेंटेज डी में क्या आएगा, a इज इक्वल टू सी है क्या 5 इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है भाई, 5 तो 10 के इक्वल होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यूएट हुआ तो आंसर आ गया 0, ये फॉल्स है ना, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 0। तो यहाँ पे बाकी सभी आप आई होप कर पाएंगे खुद से, यहाँ पर खुद से आप इनके आंसर निकाल पाएंगे। मैं बढ़ रही हूँ आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर की, जो है सी लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं सी लैंग्वेज में, तो 3 होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स आइदर 0 और 1। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको या तो देंगे 0 या देंगे 1 एज अ रिजल्ट, जस्ट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। डिपेंड करता है ये जिस एक्सप्रेशन में लगाए गए हैं वो एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पे आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए हैं, अगर वो एक्सप्रेशन आपका ट्रू है तो आपको आंसर मिलेगा क्या 1, अगर वो एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आंसर मिलेगा 0, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मैक्सिमम यूज़ हम करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर सी प्रोग्रामिंग में। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब कल वाली क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑपरेटर पहला, इसे बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड। ट्रू ओनली इफ़ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू। जब आपके सारे ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी इसका आंसर ट्रू आएगा। कैसे, देखो इफ़ मान लो c की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 2 है, देन यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, याद कर लीजिए ये बात कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लगाते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, देखो, और यहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ ही यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। देखो यहाँ पर आपके सामने ये पूरा एक्सप्रेशन है, c इक्वल टू 5, लॉजिकल एंड है, ये 2 बार होता है, फिर यहाँ पर d ग्रेटर देन 5 है। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, क्या है ये एक्सप्रेशन है। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ मैंने इसके बीच में लगाया है लॉजिकल एंड। ये सेम एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपको बता दिया है कि c की वैल्यू मान लो 5 है और d की वैल्यू मान लो क्या है 2 है। तो यहाँ प्लेस कर लेते हैं इसे, समझाने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 2। अब देखो 5 इक्वल टू 5 है, बिल्कुल ठीक बात है, 5 के इक्वल है, ये तो ट्रू हो गया। अब यहाँ पे ये मेरा है पहला वाला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड ये है 2 इज ग्रेटर देन 5। क्या 2 5 से बड़ा होता है, नो, ये तो फॉल्स है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, मतलब यहाँ पर अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आंसर आपको मिल जाएगा फॉल्स। यहाँ लिखा हुआ है कि लॉजिकल एंड तभी ट्रू होगा ओनली इफ़ ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू, जब सभी ऑपरेंड्स ट्रू होंगे। अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। एक कंडीशन में ही आंसर ट्रू आएगा, जब दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तभी आपको आंसर मिलेगा ट्रू। तो ट्रू के केस में आपका आंसर आ जाएगा 1 और फॉल्स के केस में आंसर आ जाएगा 0, जैसे कि यहाँ पे आंसर आ गया 0। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहाँ में 2 ना करके, अगर d की वैल्यू हम 2 ना करके कर देते हैं क्या, हम कर देते हैं यहाँ पर 7, तो ये हो गया 7। तो 5 के इक्वल होता है, ठीक बात है।
क्या 7 5 से बड़ा है? ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। आंसर क्या आ गया? ट्रू, मतलब आंसर आ गया आपका 1। तो यहाँ आपको 1 मिल जाता है उस केस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे है सेकंड लॉजिकल और क्या बोलता है? ये जब ट्रू होगा, जब एक भी अगर ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहीं पर चेंजेस कर लेते हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ पर C की वैल्यू 5 मान लो, D की वैल्यू आप 2 मान लो, और यहाँ पे आपका पूरा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया, ये हमारा है लॉजिकल और ऑपरेटर। क्या है? लॉजिकल और है ये। तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 5 तो ट्रू है, अभी भी ये ट्रू है ना। यहाँ पे D की वैल्यू 2 है, क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं, ये तो फॉल्स है। तो एक ऑपरेंड ट्रू, एक ऑपरेंड फॉल्स, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, मतलब आंसर आएगा 1। 1 कैसे आ गया? देखो, लॉजिकल और बोलता है अगर दोनों में से आइदर एक भी अगर ट्रू है ऑपरेंड तो आंसर मैं ट्रू में ही दूंगा। तो याद कर लो कि एंड बोलता है कि दोनों अगर ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, और बोलता है अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। लेकिन मान लो अगर और के अंदर, 1 मिनट, अगर और के अंदर दोनों ही क्या हो गए? फॉल्स हो गए, तब क्या होगा? अगर और में ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इस केस में आंसर आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। तो आइदर मतलब होता है अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू देगा, लेकिन एंड बोलता है कि दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू दूंगा, अदरवाइज फॉल्स ही दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर 1 आया, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रू था लेकिन ये तो फॉल्स है, बट तब भी एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू मिल गया, 1 मिल गया। क्लियर हो गया। लास्ट है आपका क्या? लॉजिकल नॉट। इसे बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ट्रू ओनली इफ द ऑपरेंड इज 0। अब देखो ये कैसे काम करता है। मान लो C आपका 5 है, C 5 है, तो यहाँ पर इस तरीके से लॉजिकल नॉट लग गया, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या C इज इक्वल टू 5 है? C की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो यहाँ 5 बना लेते हैं। क्या 5 इज इक्वल टू 5 है? हाँ बिल्कुल ट्रू बात है, ये ट्रू मतलब ये 1 बात है, लेकिन इसके बाहर लगा हुआ है क्या? लॉजिकल नॉट। तो जो आपका आंसर आया ना 1, इसको इसने उलट के कर दिया 0। तो ये ट्रू को बनाता है फॉल्स, फॉल्स को बनाता है ट्रू, ठीक है। तो लॉजिकल नॉट जब ट्रू होगा जब इसका ऑपरेंड जो होगा वो 0 दे देगा, मतलब फॉल्स देगा। अगर यहाँ पे देता 0 तो ये उल्टा करके 1 कर देता, मतलब ऐसा है। अगर आपका ऑपरेंड देगा 0 वैल्यू तो ये उसे बना देगा 1, मतलब ट्रू, और अगर आपका ऑपरेंड देगा 1 वैल्यू तो इसे बना देगा 0, मतलब फॉल्स। तो ये ऐसे काम करता है, ये उल्टा कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों ऑपरेटर समझा दिए। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। अगर अभी तक क्लास पसंद आई तो क्या करना है आपको? सिंपली लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक आप करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी बच्चों तक फ्री एजुकेशन पहुंच जाए और उनको फ़ायदा मिले अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने में, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर की। नेक्स्ट इज बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा आर कन्वर्टेड टू बिट लेवल विच मेक्स प्रोसेसिंग फास्टर एंड सेव्स पावर। तो एक बात याद कर लीजिए, इसके नाम से क्लियर है, बिट वाइज मतलब ये बिट्स पे काम करता है, मतलब 1 0 इस टाइप से ये काम करता है। अभी तक हम ऐड कर रहे थे लाइक 3 + 5 कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। लेकिन अब क्या होता है, इनको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में और उसके बाद इनके ऊपर लगाते हैं ऑपरेटर्स। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर का, बिटवाइज और का। आप देखो यहाँ पे लॉजिकल एंड में 2 बार एंड आते हैं और लॉजिकल और में 2 बार और आते हैं। लेकिन बात करें बिटवाइज की तो यहाँ पे सिंगल आएगा, ये भी सिंगल आएगा, ठीक है। यह है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, इसे आप बिटवाइज जोर भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव और को आप जोर भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। ये इसका सिंबल है, आपको नाम देकर सिंबल पूछ सकते हैं, ठीक है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ये ऐसे है, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट लेफ्ट या फिर लेफ्ट शिफ्ट बोलो या फिर
इसे बोल सकते हैं शिफ्ट राइट या फिर राइट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट में हो रहे हैं शिफ्ट, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हम राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या, ये आपके लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद कर लीजिए कि बिट वाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिट लेवल पर काम करते हैं। और यहाँ पे टोटल आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आपके होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल यहाँ करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम बिट वाइज जोर कर लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो 3 और 5 है, 3 और 5 में मुझे करना है क्या, बिटवाइज जोर। ये मैंने कर दिया ऐसे। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, बिटवाइज। तो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो 1 2 4 8 पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। अब देखो 3 को बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 और 1, ठीक है। और 5 के लिए मेरे को चाहिए क्या, 4 और 1। तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 5 को रिप्रेजेंट। अब यहाँ मैं लगा देती हूँ 0 और यहाँ लगा देती हूँ 0, ठीक है। अब देखो ये बन गया 3, ये बन गया 5। यहाँ पे ध्यान दीजिए बस, यहाँ मैं कर रही हूँ बिटवाइज जोर या फिर एक्सक्लूसिव और। तो ये होता क्या, ये बोलता क्या, ये बोलता है अगर आपके दोनों के जो बिट्स हैं, दोनों जो बिट्स हैं ऑपरेंड्स की, अगर वो सेम है तो आंसर मैं दूंगा 0। अगर डिफरेंट बिट्स है तो आंसर दूंगा 1। डिफरेंट है ना, 1 0 तो 1 आ गया। ये डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे 1 1 0 इसका आंसर है। लेकिन इसे कन्वर्ट करेंगे फिर से बाइनरी में नहीं, डेसिमल में। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 4 8 कर लो फिर से, 1 2 4। तो ये 4 हो गया और ये 5 6। तो यहाँ पे 6 इसका आंसर आया, ठीक है। तो बिटवाइज जोर करने पर 3 और 5 ने आंसर दिया 6। लेकिन जो कंप्यूटेशन हुआ ना अंदर कंपाइलर के द्वारा, वो कैसे होगा, बिटवाइज इस तरीके से होगा, बिट बाय बिट होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है बिटवाइज ऑपरेटर्स का, ठीक है। इस तरीके से करते हैं इसे। अगर बात करें बिटवाइज एंड की, समझ लो एक बार। तो ये हमारा 3 था और ये आपका था 5 1, एक मिनट रुकना, 0 और 1। तो यहाँ मैं कर रही हूँ 3 बिटवाइज एंड विद 5। तो ये मेरा 3 है और ये मेरा 5 है। यहाँ मैंने कर दिया बिटवाइज एंड। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ाती हूँ मैं मास्टर्स वाले बच्चों को या फिर जो बच्चे कर रहे हैं ग्रेजुएशन। तो आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सिर्फ 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बट एक बार समझा रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 3 है और ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवाइज एंड क्या बोलता है, एंड वही बोलेगा कि अगर मेरे दोनों बिट्स क्या है, ट्रू है तभी ट्रू दूंगा, वरना फॉल्स। एक भी फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर आया 0 0 1। फिर से 1 2 4 8 कर लो, 1 2 4। तो यहाँ पे सिर्फ 1 वाला 1 है, मतलब इसका आंसर 1 आएगा। तो 3 और 5 का एंड करेंगे बिटवाइज तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका कंप्यूटेशन होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो सी में होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल इज इक्वल टू के साथ, एक सिंगल इक्वल टू, ठीक है। देखो एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। मतलब क्या है इसका, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में देंगे और पूछेंगे, ये देखो ऐसे पूछेंगे, डैश इज यूज्ड फॉर असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ऑप्शंस ABCD, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज, लॉजिकल एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे दे देंगे। होता क्या है, यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। जैसे मैं डालती हूँ, यहाँ देखो इंट a इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन। तो इंटीजर टाइप के a वेरिएबल के अंदर मैंने 6 वैल्यू को असाइन कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, ये वाला, ठीक है। इसे बोलते नहीं है इक्वल टू, से बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, बिकॉज इक्वल टू हम बोलते हैं इस वाले को, कैसे बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है। देखो इसे बोलते हैं इक्वल टू, इसलिए मैं उसे बोलती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो आपको a इज इक्वल टू बी करना है, मतलब a के अंदर b की वैल्यू असाइन करनी है, ऐसे ऐसे हो गया। अब एक होता है प्लस इक्वल टू, इसका मतलब होता है a प्लस इक्वल टू बी। अगर मैं ऐसे खोल के लिख दूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो शॉर्ट हैंड में a इज इक्वल टू a प्लस बी को a प्लस इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस इक्वल टू, तो a माइनस इक्वल टू बी, मतलब a इज इक्वल टू a माइनस बी। सिमिलरली मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, दैट इज a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी। तो ये इसका शॉर्ट हैंड है, ठीक है, मतलब शॉर्ट तरीका लिखने का। सिमिलरली डिवाइड के साथ भी इक्वल टू और
मॉडुलस के साथ भी इक्वल टू। इस तरीके से आप असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन मोस्ट कॉमन आपका पहला वाला ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमा ऑपरेटर। ये आपका आता है मिसलिनियस या फिर मैं बोलूँ अदर ऑपरेटर्स के अंदर आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर्स आर यूज टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। जब आपको रिलेटेड एक्सप्रेशंस को लिंक करना होता है तो इस्तेमाल करते हैं कॉमा ऑपरेटर का। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे इंट ए सी इज इक्वल टू 5 और डी, तो यहाँ मैंने लिंक कैसे करा, ए सी और डी जो तीनों अलग अलग वेरिएबल्स है, ये है तो इन टाइप के ही ना, तो इसीलिए कॉमा मैंने लगा दिया, मतलब ये सभी हैं इंट टाइप के, तो ये सभी आपस में रिलेटेड होगा, इसलिए इनको लिंक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए में तो कुछ नहीं है, सी में 5 है और डी में कुछ नहीं है, लेकिन तीनों कैसे हैं, इंट टाइप के हैं, तो मैंने एक साथ ही एक बार इंट लिखा और तीनों को इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर। कई बार पूछते हैं साइज ऑफ क्या है, फंक्शन है या ऑपरेटर है या कीवर्ड है, तो याद रख लेना ये क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। अब देखो द साइज ऑफ इज अ यूनरी ऑपरेटर, इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेता है, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। दैट रिटर्न्स द साइज ऑफ डेटा, जो भी ऑपरेटर आप इसके अंदर लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, उसका साइज ये रिटर्न करता है, चाहे वो आपका कॉन्स्टेंट हो, कोई वेरिएबल हो, एरे हो, स्ट्रक्चर हो, कोई भी डेटा जो आप लिखते हो इसके ब्रैकेट के अंदर, उसको ये उसका साइज रिटर्न करके आपको दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हैश इंक्लूड हो गया, इंट मेन, इंट ए, फ्लोट बी, डबल सी, कैरेक्टर डी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ साइज ऑफ इंट इज इक्वल टू परसेंटेज LU बाइट साइज ऑफ, लगाया ब्रैकेट में ए, एक ऑपरेंड लिख दिया, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटर है साइज ऑफ, जिसने एक ऑपरेंड यहाँ पर ए लिया। इसके बाद साइज ऑफ फ्लोट इज इक्वल टू परसेंटेज LU बाइट साइज ऑफ बी, सी और डी। अब यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे कि ए तो इन टाइप का है, बी है फ्लोट का, सी डबल और डी है कैरेक्टर, बट सब में यहाँ पे परसेंटेज LU क्यों लिख दिया, ठीक है। ये डाउट आ सकता है और आना भी चाहिए। देखो यहाँ पे जो आपका साइज होगा ना, चाहे वो हो आपका इन टाइप का, फ्लोट, डबल या कैर, साइज तो आपका हमेशा इंट में ही आएगा ना। तो अनसाइंड इंट के लिए इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज LU का। आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज D भी लिख सकते हो, बट बेटर होता है कि हम यहाँ पे परसेंटेज LU लिख दें, ठीक है। तो सभी के लिए अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तो साइज़ आपको दिखाई देगा, बिकॉज साइज़ जो होता है वो आपका फ्लोट डबल में नहीं होता, वो आपका इंटीजर में ही होता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर स्क्रीन पे आउटपुट पे आपको आंसर मिल जाएगा। साइज ऑफ इंट होता है 4 बाइट्स, साइज ऑफ फ्लोट हो गया 4 बाइट्स, साइज ऑफ डबल 8 बाइट्स और साइज ऑफ कैर 1 बाइट। तो यहाँ पे इंट का साइज वैसे होता है 2 बाइट्स, लेकिन किस में होता है, ये आपका होता है 32 बिट के आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन अगर बात करें 64 बिट की, तो उसमें आपके इंट का साइज होता है कितना, 4 बाइट्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से आप किसी भी डेटा का साइज रिटर्न करवा सकते हो स्क्रीन पर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है और ये होता है आपका यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे आगे और ये लास्ट है आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। सी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। देखो सी प्रोग्रामिंग हैज़ 2 ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट करना है अगर तो ये ऑपरेटर है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस। टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड कांस्टेंट और वेरिएबल बाय 1। किसी भी ऑपरेंड मतलब चाहे वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है 1 से, ठीक है। 1 से अगर चेंज करना है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। इंक्रीमेंट हमेशा इंक्रीज करता है वैल्यू को 1 के साथ और डिक्रीमेंट डिक्रीज करता है वैल्यू को 1 के साथ। दीज 2 ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर, मतलब ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड मतलब सिंगल ऑपरेंड पर ही ऑपरेट होते हैं। जिन भी ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं यूनरी, मतलब वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेते हैं, जैसे कि साइज ऑफ हो गया, ठीक है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो गए। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर वर्किंग क्या है, हैश इंक्लूड stdio इंट मेन। इंट यहाँ पर A 10 है, B 100 है, ये दोनों इंट टाइप के हैं, A और B। फ्लोट टाइप का है C और D, यहाँ पर 10.5 और यहाँ पर 100.5। अब देखो प्लस प्लस A किया इज इक्वल टू परसेंटेज D, तो यहाँ पे प्लस प्लस A इक्वल टू परसेंटेज D में क्या आएगा, प्लस प्लस A आएगा। तो मैंने A की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया, तो मतलब
मैंने इंक्रीमेंट किया बाय 1, तो a था 10 लेकिन आंसर तो 11 आ गया। कैसे? इंक्रीमेंट हो गया a की वैल्यू, तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज माइनस माइनस b, तो b की वैल्यू माइनस माइनस होकर इस परसेंटेज d में आएगी। तो b था 100, एक कम हो गया 99 हो गया। फिर है प्लस प्लस c, तो यहाँ पे c की वैल्यू थी 10.5, तो ये प्लस होगा बाय 1, तो 10.5 में जब 1 जोड़ेंगे तो आएगा 11.5। लेकिन आपको बताया था कि परसेंटेज f में क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट के बाद पीछे 6 आएंगे, तो यहाँ पे 6 आ गए। ठीक है, डिजिट्स। इसके बाद माइनस माइनस जी, तो 100.5 में से -1 क्या, तो आंसर आया 99.5 और यहाँ पे जीरोस आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने सभी ऑपरेंड के आगे लगाया प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो जब हम आगे लगाते हैं ना तो इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो यह प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके पीछे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? तो भी यही होगा जो भी हुआ है, तो भी इंक्रीमेंट ही होगा, लेकिन उसे हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स। क्या बोलेंगे? पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो प्री मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं प्लस प्लस बी, तो ये क्या है? आपका प्रीफिक्स है। या फिर माइनस माइनस बी कर दिया, या फिर बी माइनस माइनस कर दिया, तो ये मेरा हो गया प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये हो गया पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, हेयर द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर प्रीफिक्सेस, क्योंकि ये पहले प्री में हमने लगाए हैं। लेकिन अगर मैं इन्हें बाद में लगाऊं ऐसे, तो इन्हें बोलेंगे पोस्ट फिक्सेस। ठीक है, तो ये आपका था ऑपरेटर्स का टॉपिक। तो अब मैं आपको दूंगी होमवर्क क्वेश्चंस, जिनके आंसर्स आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं, और सभी इनके आंसर्स देंगे, सभी से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आंसर डेफिनेटली देने पड़ेंगे, वरना पढ़ाई का मतलब नहीं बनता। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करेंगे सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कॉमा कॉमा कर कर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग सी कीवर्ड्स बिलो। इनमें से किस ऑप्शन में रॉन्ग कीवर्ड है? कहीं पर भी हो सकता है वो, चाहे वो ये हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ए है यूनियन, कॉन्स्ट, वेर या फिर फ्लोट, बी है शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर, सी है साइंड, वॉइड, डिफॉल्ट, गो टू, एंड डी ऑप्शन है साइज ऑफ, वॉलेटाइल, डू या फिर इफ। इनमें से कहाँ पर आपको रॉन्ग कीवर्ड मिल रहा है? ये जरूरी नहीं है कि सभी रॉन्ग होंगे, इनमें से कोई एक भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ करेक्ट सी कीवर्ड। इन सभी ऑप्शन में से सही कीवर्ड कौन सा है? ठीक है, फ्लोट है, इंट है, लॉन्ग या फिर डबल। तो इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो रेंज बतानी है आपको साइंड और अनसाइंड कैर की। तो ए बी सी डी, आंसर क्या होगा? कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है ना तो ज़रूर से इनका आंसर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट स्टेटमेंट। ओके, इसके ऑप्शंस मिस हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, मैं इसे कल करवा दूंगी। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए, इसके ऑप्शंस में डालना भूल गई। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑपरेटर परसेंटेज इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड। परसेंटेज ऑपरेटर सी लैंग्वेज में क्या कहलाता है? परसेंटेज ऑपरेटर कहलाता है, क्वोशिएंट ऑपरेटर, मॉडुलस या फिर डिवीजन। क्या इससे परसेंटेज ही बोलते हैं या इससे बोलते हैं क्वोशिएंट ऑपरेटर, ऐसे बोलते हैं मॉडुलस या फिर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट इज आउटपुट ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद इंटीजर एंड रियल नंबर इज डैश बाय डिफॉल्ट। अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है इंटीजर और रियल नंबर के साथ, तो इसका आंसर बाय डिफॉल्ट क्या होगा? इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा, या फिर डिपेंड करेगा ऑन द नंबर्स यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर्स या फिर रियल नंबर है, तो उन पर जब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब ऑपरेटर्स लगाएंगे तो आंसर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? इंटीजर आएगा, रियल आएगा, या फिर डिपेंड करेगा आपके नंबर पे जो एक्सप्रेशन में यूज़ किया गया है, या फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन सभी के आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस क्वेश्चन का आउटपुट देना है, तो इसके ऑप्शंस भी मिस हो चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी छोड़ देना। ठीक है, मैं करवाऊंगी ये क्वेश्चन खुद से।
नेक्स्ट है साइजेस ऑफ शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। तो शॉर्ट का, इंट का और लॉन्ग का साइज क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर शॉर्ट, इंट और लॉन्ग का साइज बताना है बाइट्स के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये इसी ऑर्डर में होंगे, शॉर्ट का, इंट का, लॉन्ग का, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखो, रेंजेस ऑफ साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट। साइंड इंट और अनसाइंड इंट की रेंज इनमें से कौन सी है? तो आप सिर्फ लिखना है ऐसे, क्वेश्चन नंबर दिस, ऑप्शन ए आंसर, ठीक है, कमेंट के अंदर, या ऑप्शन बी आंसर, जो भी आंसर होगा लिख देना। नेक्स्ट इज फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंटीजर कांस्टेंट है? 3.145, 34, डबल कोट्स के अंदर 125 या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड अ करेक्टर कांस्टेंट। इनमें से कौन सा करेक्टर कांस्टेंट है? ए, बी, सी या फिर डी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक ऑप्शन में दो दो कॉन्स्टेंट्स है, करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। क्या सारे हैं ये, या फिर नन है, या फिर ऑल है, ठीक है। देख लेना आप क्या इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, अ वेरिएबल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप कैन होल्ड ओनली अ कॉन्स्टेंट ऑफ द सेम टाइप, चूज द राइट आंसर। अगर एक वेरिएबल है किसी टाइप का तो वो उसके अंदर सिर्फ उसी टाइप के कॉन्स्टेंट को होल्ड कर सकता है। ये ट्रू या फिर फॉल्स है, ठीक है। ट्रू है, फॉल्स है, या फिर डिपेंड करता है ऑन द प्लेस ऑफ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप जब कर पाएंगे जब आपने प्रीवियस क्लासेस देखी है और समझी भी है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। दो क्वेश्चंस आपको नहीं करने, कौन से? एक तो है, मैं इनके नंबर डाल देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक मिनट देना। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, आपको नहीं करना फोर्थ, इसके ऑप्शंस गिवन नहीं है। इसके बाद ये फिफ्थ है, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, एट्थ। सेवेंथ नहीं करना, होमवर्क में मत करना, ऐसे इसके ऑप्शन गिवन नहीं है, ठीक है। इसके बाद नाइन्थ है ये, दिस इज 10th, 11 और 12। तो आपको मैंने 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, 2 आपको होमवर्क में नहीं करने हैं, उनके ऑप्शंस गिवन नहीं है, इसलिए नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन आपको करके आने हैं, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। जो आंसर देंगे उनके नाम को भी अनाउंस करूँगी, ठीक है, ताकि उनको एप्रिसिएशन मिले कि वो आगे भी इस तरीके से ही पढ़ाई करते रहें, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए लर्नर सारथी चैनल को, ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिल जाए और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो कल हमारी हिंदी की भी क्लास होगी, डेफिनेटली होगी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हिंदी के लिए, तो उसको भी ज़रूर से लेके आऊँगी। टेलीग्राम पे जुड़ जाना। कल मैं अभी तक जो पढ़ाया है सी के अंदर उसकी कंबाइंड PDF डाल दूँगी टेलीग्राम पे, वहीं पर मिलेगी PDF। तो कल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर अभी तक जो पढ़ाया है सी लैंग्वेज की कंपाइल्ड PDF। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई अगर डाउट है, कोई अगर आपकी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।